नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं जे एडवांस 2022 पेपर 1, जिसमें कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि आप अपनी टेस्ट की तैयारी आज की डेट में आपकी कैसी चल रही है उसका एनालिसिस करें, तो इसका कंपैरिजन आप ज़रूर कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू कि उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में इस पेपर को दिया था वो उन्होंने कितने मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए स्कोर किए थे, कितने स्टूडेंट्स को टफ लगा था, कितना ईजी लगा था, कौन नेगेटिव मार्किंग लेके गया था। दिस विल गिव यू ए क्लियर आइडिया कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। चलिए, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पूछा गया है और ये मैच द कॉलम को मिक्स किया जाए एससीक्यू के साथ, ये क्वेश्चन थोड़े से डुएबल होते हैं। 4 पार्ट उसके अंदर अगर हैं ए बी सी डी और सामने अगर पी क्यू आर एस दिया हुआ है, उस तरह से मैचिंग अगर कराई जाए तो जब एससीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चारों पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और किसी 2 या 3 पार्ट को सॉल्व करके ही हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस किया जाता है पहले पूरे पेपर के अंदर एससीक्यूज़ करे, उसके बाद फिर वो मैच द कॉलम अगर एससीक्यू फॉर्मेट में उस पेपर में आए उनको पहले ट्राई करे, फिर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स करे, सबसे लास्ट में जाके अगर वो चाहे तो फिर वो एमसीक्यू जो पार्शियल मार्किंग वाले -2 वाले थे उनको ट्राई करें। सबसे पहले अगर आप एमसीक्यू पे चले जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपको वहाँ पर लग जाएगा। देखते हैं क्या इसके अंदर वैसी चीज़ें होंगी कि किसी तरीके से टाइम बचाया जा सके। चलिए देखते हैं। 16.79% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया होगा, जिन्होंने +3 मार्क्स इसके अंदर लिए। वहीं पर -1 वाले 20% और 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि कॉनिक सेक्शन होल्डर हो सकता है कि पहले से ही छोड़ कर गए हों या एग्जामिनेशन के अंदर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हों या फिर टाइम कम बचा हो। टाइम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जामिनेशन के अंदर होता है, ठीक है। दे गॉट 0 मार्क्स, ठीक है। आप नंबर्स में भी इस डेटा को देख सकते हैं। 26,000 स्टूडेंट ऐसे थे पूरे इंडिया में जिन्होंने जे एडवांस का पेपर दिया था, उन्होंने इसका सही आंसर निकाला था। 31,000 स्टूडेंट ऐसे हैं अप्रोक्स जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर -1 लिया। वहीं पर 1 लाख के आसपास 98,000 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है। दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे, वो भी लिखा हुआ 1,56,000 स्टूडेंट्स ने जे एडवांस का 2022 पेपर 1 दिया था। आते हैं क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं कि एलिप्स गिवन है, h इज अल्फा कोमा 0, अल्फा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, बी अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू h पैरेलल टू द y एक्सिस क्रॉसेस द एलिप्स एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट E एंड F। पूरा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम भी फिर यहाँ पर सबसे पहले इसी की प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल की भी बात हो रहा है तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है दैट इज़ 2,0, एक पॉइंट ये वाला है दैट इज़ -2,0, ठीक है। ये ऑक्सिलरी सर्कल है। ऑक्सिलरी सर्कल होता है ऐसा सर्कल जिसकी डायामीटर मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस को डायामीटर लेके जो सर्कल बनता है दैट इज़ ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। h,0 है, अल्फा इज लेसर देन 2, ठीक है। एक h,0 करके यहाँ एक पॉइंट है, लेट्स टेक अ पॉइंट अल्फा, 0, ठीक है। नाउ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू h पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, क्रॉसेस द एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल एट द पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो पहले कौन है, एलिप्स से, बाद में ऑक्सिलरी सर्कल है E और F। एलिप्स वाला पॉइंट E है, ऑक्सिलरी सर्कल वाला पॉइंट F है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जब लाइन ड्रॉ होगी तो ये तो इधर 4th क्वाड्रेंट में भी कट करेगा। टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट E इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट G। यहाँ से अब आपको एक इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो ये यहाँ आके G पर मिलती है टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। सपोज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F एंड ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। विच लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग F, F कहाँ पर है, ऊपर। यहाँ से अगर इसको मिलाया जाए ये वाला एंगल फाई है। तो आपको शायद याद होगा, तो आपने इलिप्स की बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इसी को एक्सेंट्रिक एंगल कहते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी मतलब हेल्प करना, ऑक्सिलरी एक इंग्लिश का वर्ड है। तो ये कैसे हेल्प करता है कि इसके ऊपर पॉइंट अज्यूम करने में हमें ये हेल्प करता है, टेकिंग द पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो जो इलिप्स पर पॉइंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे मिलाया जाता है, उसको ज्वाइन करते हैं जब सेंटर से, उसका एंगल फाई आता है।
तो ये जो रेडियस है इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो इसका रेडियस 2 बनेगा, सो दिस लेंथ इज 2। सो एफ के कोऑर्डिनेट आपके पास से आ जाएंगे 2 cos 5, 2 sin 5। कंपोनेंट कर सकते हैं, 2 लिखा हुआ है, 2 cos 5 और वर्टिकली 2 sin 5 आपके पास एफ आ गया है। अब आपको पता है कि ये जो एफ ई एच लाइन है, ये लाइन कैसी है, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है और इन सब का जो x कोऑर्डिनेट है वो है अपने पास 2 cos 5 एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। यही अपने पास वैल्यू भी किसकी है, अल्फ़ा की है। तो ई पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो इसी के करस्पॉन्डिंग ई पॉइंट जो एलिप्स माना जाएगा। अब चाहो तो इसको एलिप्स की इक्वेशन में रख दीजिए, वो रहा। तो 4 रखेंगे, 4 से 4 चला जाएगा, cos स्क्वायर 5 है, वहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर 5 बन जाएगा, जेट इज sin स्क्वायर 5, फिर 3 लिखा हुआ है। सो वी कैन टेक ई पॉइंट एज 2 cos 5, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वी विल टेक द पॉजिटिव डेटा। ठीक है, सो √3 आपके पास से sin 5 ई पर आ गया है। नाउ वी आर राइटिंग द टेंजेंट। सो नाउ लेट्स राइट द टेंजेंट। टेंजेंट क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व है, टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, x बाई x1, यहाँ से डेटा बनेगा एंड दैट इज 1। अब g वाला पॉइंट कैसे आएगा, इट इज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर है। इसके लिए वी जस्ट नीड टू पुट y इक्वल टू 0। तो y को अगर आपने 0 कर दिया तो आपके पास है x cos 5 बाई 2, इट इज़ 0, इट इज़ 1, इट इज़ 2 sec 5। यहाँ से आपके पास है 2 sec 5 बन जाएगा एंड दैट इज़ g, विच इज़ 2 sec 5, 0। दिस इज g। ठीक है, ये E है, ये F है, ये G है। अब एक ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है, वो है FGH, 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 FGH। तो क्या हमें सारी बातें पता है? F का कोऑर्डिनेट पता है, ये रहा, G ये पॉइंट पता है और H कहाँ पर ये है, इसकी बात हो रही है। FGH, FGH की बात हो रही है। तो आप बताइए एरिया कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट होगा। तो ये अगर देखा जाए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, FHG एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बेस इज HG और हाइट इज FH। तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा। सो एरिया अगर हम निकालें, सो बेस GH यानी HG एंड द हाइट इज FH। ठीक है, तो आप सारे कोऑर्डिनेट जानते हैं। F के कोऑर्डिनेट कहाँ हैं, ये रहा। तो जो FH हाइट होगी वो क्या होगी, सब Y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि X कोऑर्डिनेट तो 0 है H का। H के कोऑर्डिनेट क्या है, H के कोऑर्डिनेट है आपके पास से 2 cos 5, 0। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा 2 sin 5, तो दैट इज द लेंथ ऑफ FH, 2 sin 5। ठीक, अब आता है HG। H और G का डिफरेंस कहाँ है, H ये रहा H, और G कहाँ पर है, G ये रहा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, X कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। इसका कोऑर्डिनेट है 2 sec 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 2 cos 5। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये 2 sec 5 है, ये 2 cos 5 है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। सो वी आर हैविंग दिस एज 2 sec 5 माइनस 2 cos 5। वन बाई 2 sec 5 माइनस 2 cos 5, ये डेटा बन गया। चेक कर लें फिर से। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, OG लेंथ इज 2 sec 5, OH लेंथ कितना है, OH लेंथ इज 2 cos 5। तो बचा हुआ लेंथ दोनों का डिफरेंस 2 cos 5 माइनस 2 sec 5 माइनस 2 cos 5 लेंथ आ गया। आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ऐसे ही बोल रहे हो गई। ये कहानी थी, ये H है, ये G है, यहाँ पर F था, ये X एक्सिस है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट था आपके पास 2 cos 5, 0, और ये था आपके पास 2 sec 5, 0, और ये था आपके पास से 2 cos 5, 2 sin 5। तो आप देख सकते हैं हाइट आ जाएगी 2 sin 5 और ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आगे चलते हैं, 2 से 2 चला गया है, साइन कॉस में थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपके पास से। तो यहाँ से आपके पास से cos 5 आता है और यहाँ पर भी आपके पास से 2 बन जाएगा। एक 2 से एक 2 चला गया, यहाँ पर है sin 5। सो हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको लिख पाएँ, साइन अपॉन कॉस तो आपके पास से tan बन चुका है
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर फाई। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब जो बातें पूछी जा रही है, अच्छी बात क्या है कि इन्होंने एक्सप्रेशन के बाद वाई दिस इज कंसिडर्ड एज ए बिट ऑफ ए ईजियर क्वेश्चन, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन पर सिर्फ थीटा चेंज किया है। इसी पेपर में एक और एज द मैच द कॉलम था, वो भी आसान था, पर 2 अच्छे सवाल थे इसके अंदर जिसके अंदर पूरा एनालिसिस करना पड़ रहा था। सो दिस वाज ऑन रिलेटिवली ऑन ईजियर साइड। अब फाई के हिसाब से डेटा चेक करना है, आंसर अपना वेट कर रहा है। व्हेन आई टेक फाई एज अ पाई बाई 4, तो आप बताइए डेल्टा क्या बनेगा। 10 पाई बाई 4 इज़ 1 और ये 1/√2 का स्क्वायर बनेगा एंड दैट इज़ 2। द आंसर वी आर गेटिंग एज 1। तो ये 1 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड सेकंड वाला, व्हेन फाई इज़ पाई बाई 3 है तो डेल्टा निकालते हैं, √3 आ जाएगा और 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू √3/2 आता है, होल स्क्वायर हम करेंगे, 4 बनेगा, चला जाएगा। वी आर हैविंग दिस एज 3√3/2। क्या है डेटा है 3√3/2, यस टी। क्या हमारी बात बनी? तो देखिए फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट करना है, फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट गलत, फर्स्ट को क्यू से कनेक्ट गलत, 2 ऑप्शन है लास्ट वाले। और सेकंड वाला पाई बाई 3 दिया है, पाई बाई 3 टी को, सो टी को कनेक्ट करना चाहिए, टी को कनेक्ट करना चाहिए, डी वाला गलत है, सी हो गया। तो जो बात मैं कह रहा था आपसे कि 2 को सॉल्व करने से ही बात बन जाती है, ऐसे टाइम इसके अंदर बचता है। दैट्स वाई दे आर प्रिफर्ड कि आप इनको सॉल्व करें। यही अगर एमसीक्यू होता तो वहाँ आपको एक ऑप्शन पर बहुत लॉजिकली फोकस करके आंसर निकालने पड़ते और एक भी गलत मार्क हो जाता तो -2 मिलता। यहाँ ये लास्ट के दोनों की वैल्यूज रख के, हालांकि वैल्यू ही रखनी है पर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर हर पेपर से, हर क्वेश्चन से अगर हम आधा 1-1 मिनट भी बचाते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर शुरुआत वाले फर्स्ट 5 मिनट्स एंड द लास्ट 5 मिनट्स बहुत डिफरेंस होता है। लास्ट के 5 मिनट्स में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके डिसीजन मेकिंग करते हैं और शुरू के 5 में थोड़े से लीनियंट रहते हैं, थोड़े से आराम से रहते हैं ना। तो याद रखिए यहाँ से टाइम अपने पास बच रहा है, फिर भी हमें सॉल्व करना है। वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द क्वेश्चन। तो हम कंप्लीट करते हैं इसको, पाई बाई 6 और आएगा तो 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 आएगा और साइन की वैल्यू 1/2 बन जाएगा, दैट इज़ होल स्क्वायर। 1/2√3 आपके पास अगला डेटा बनेगा। ये देखिए, ये भी यही समझा रहा है कि थर्ड की वैल्यू एस से कनेक्ट होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन। फोर्थ कहता है कि फाई की वैल्यू अब ले चलनी है पाई बाय 12। पाई बाय 12 मतलब होता है 15 डिग्री। ये है 15 डिग्री और ये है आपके पास है साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसका डेटा हमें निकालना। 10 15 को तो हमने सोच लिया है क्या लिखने वाले हैं हम, इसको आप लिख सकते हैं 10 60 माइनस 45, लेकिन साइन 15 को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस डबल थीटा। कॉस 2 थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और वो डेटा आपके पास से आएगा 30 डिग्री बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको डेटा को हम कंप्यूट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना डेटा यहाँ से बनने वाला है। सो वी आर हैविंग दिस एज 2 √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1 एंड कॉस 30 डिग्री आपके पास और लिखा हुआ है विच इज़ 1 माइनस √3/2/2। सो लेट्स सिंप्लीफाई ऑल ऑफ देम। √3 माइनस 1 आपके पास है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर √3 स्क्वायर माइनस 1, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। 2 माइनस √3, इस 2 से ये वाला 2 चला गया है और यहाँ अभी 1 और 2 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। सो क्या यहाँ पर बात बना, कुछ देख के बताइएगा मुझे। यहाँ पे आ रहा है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो आपके पास से 4 बन गया है। और इसको भी थोड़ा आप देखिए, आप 4 माइनस 2 √3 कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप जानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये भी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग √3 माइनस 1 होल स्क्वायर होल पावर 4 एंड 2 इज 8। तो इसका आंसर आपके पास से P को मार्क होगा, √3 माइनस 1 पावर 4/8। तो यानी फोर्थ वन P से मार्क हो गया। देखिए P से ही मार्क हो रहा है। क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुका था, 2 स्टेप पहले ही, और उससे आंसर क्या भी पता चल गया था। तो जब कभी आपके पेपर में अगर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है जो एससीक्यू फॉर्मेट में पूछा गया है,
पहले या दूसरे केसेस में आप उसको सॉल्व कीजिए। SCQs पेपर में नहीं है तो सबसे पहले इनको कीजिए, SCQs हैं तो पहले SCQ कीजिए, फिर मैच द कॉलम वालों को सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर हायर चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स भी बताता है, पूरे नेशनल लेवल पर जब अपन ने डेटा देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट थे, 16.79, ये बहुत अच्छा परसेंटेज है। आप इसी पेपर के MCQs का परसेंटेज देखोगे ना, दे आर लेस देन 1%, किसी में 2% है, किसी में 3% है। इसका रिस्पॉन्स देखिए, ठीक है। तो ये इससे ये भी पता चलता है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम। अब बात आती है कि सर ये कॉनिक सेक्शन का हमने क्वेश्चन किया, अब ये सेम क्वेश्चन तो हमारे पास आने वाला है नहीं, बार बार सेम क्वेश्चंस करने जाते हैं, सब कहते हैं PYQs कर लो, PYQs कर लो, PYQ कर लिया, बार बार इसको करते हैं तो डेटा याद होने लग जाता है। सो यू नीड अ रिसोर्सेज जहाँ पे आप जाके और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एक नए क्वेश्चन के साथ पहले फैमिलियर होना और उसकी जो उसमें कैलकुलेशन या जो डेटा मैनिपुलेशन या जो कहानी सुनाई जा रही है उसके अंदर जो उसकी फिलोसॉफी है पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसको समझने के लिए हमें नए क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल होने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके लिए यू कैन यूज़ माय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बुक्स है, और या जिस भी मैथमेटिक्स की आप बात करेंगे पूरा इकोसिस्टम आपके लिए तैयार है। चाहे हम अलजेब्रा की बात करें, कैलकुलस की बात करें, वेक्टर 3D की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, ऑल अवेलेबल। PYQs के लिए भी बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। बस ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, इन सवालों को सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस के लिए। और स्पेशली इन बुक्स के अंदर दे जा फुली सॉल्व बुक्स। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है या आपको दिक्कत है या आप उसमें प्रैक्टिस चाहिए। आपके अगर थ्योरी कवर्ड है तो फिर आप सीधे जाइए एक्सरसाइज सेक्शन पर और वहाँ पर MCQ उठाइए, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, जो कि काफ़ी सारे हैं। आपके जो मॉड्यूल आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे होंगे वहाँ से ज़्यादा आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात ये पूरी बुक सॉल्व्ड है, तो कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बुक के लास्ट में ही इन सब के सोल्यूशन दिए हुए हैं। लास्ट में जाते जाते आपको यही बात बोलूँगा, आपके एग्ज़ामिनेशन तक अगर आपको जो ढेर सारी बातें मुझसे एडवाइस चाहिए होंगी तो आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा ओम सर, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे बिना स्पेस के तो एक चैनल मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा। और मैथ से रिलेटेड और आपको और कोर्सेज चाहिए, मैथमेटिक्स के मेरे कोर्सेज चाहिए तो आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपलिफ्ट जेई। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज, आपके रिलेवेंट कोर्सेज आपको मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी जो जेई की प्रिपरेशन उसको और अपलिफ्ट कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी और सेशन में। टेक केयर।